हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 13, जो कि है गांधी, नेहरू और यासेर अराफत। इसके जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भीष्म साहनी जी का जो जन्म है वो रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। अब ये जगह पाकिस्तान में है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके घर में ही हुई। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल में किया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद ऑनरेरी अध्यापन का कार्य किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता इप्टा नाटक मंडली में इन्होंने काम किया। उसके बाद ये मुंबई में बेरोजगार भी रहे। फिर इन्होंने अम्बाला के एक कॉलेज में और खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन से ये जुड़े रहे। कुछ समय बाद इन्होंने स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में भी साहित्य का अध्यापन किया। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के पद पर भी ये कार्यरत रहे। रूस प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद उनकी विशेष उपलब्धि रही। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियां का कुशल संपादन किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे। इनकी प्रमुख कृतियों में भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वाणचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, झरोके, कड़ियां, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलेफोर, माधवी, हानुश, कबीरा, खड़ा बाजार में, मुआवजे, गुलेल का खेल आदि महत्वपूर्ण हैं। तमस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और इनके जो साहित्यिक अवदान के लिए इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली में उन्हें शला का सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है और इनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक की भी महसूस की जा सकती है। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं और संवादों का जो प्रयोग है ये वर्णन में ताजगी ला देता है। यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, इनकी आत्मकथा के आज के अतीत का एक अंश है। उसमें से ये कुछ छोटा सा अंश लिया गया है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, जो कि एक संस्मरण है और इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। और सेवाग्राम में गांधी जी का जो सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू के साथ और फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसके बाद इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे जो मुद्दे हैं उनको भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो लेखक हैं उनके जो बड़े भाई हैं, उनके जो भाई हैं वो उन लेखक के भाई बलराज जो हैं वो सेवाग्राम में रहते थे और जहाँ पे वे नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। वहाँ पर सन 1938 में जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसी साल कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए वह उनके पास चला गया था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी और वहाँ से जब रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी तो वहाँ से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। वह देर रात सेवाग्राम पहुंचा। लेखक अपने भाई से देर रात तक बातचीत करता रहा। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं। उसने गांधी जी के साथ लेखक को अकेले जाने के लिए कहा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो लेखक हैं तो लेखक जो हैं वो कहते हैं कि मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूँ, तुम भी साथ चलो। अकेले साथ चलने के लिए वो तैयार हो गए। दूसरे दिन लेखक जो है वो तड़के ही उठ बैठा और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। उसके बाद ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लांघ कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नजर पड़ते ही वह पुलक उठा। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। लेखक ने झिंझोड़कर उन्हें जगाया और आखिर कदम बढ़ाते हुए कुछ ही देर में वे गांधी जी से जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर परिचय कराया। लेखक साथ
चलने लगा। गांधी जी के साथ जो हैं वहाँ पर बताया गया कि गांधी जी के साथ डॉक्टर सुशीला नैयर थी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। लेखक कभी आसपास देखता, कभी नज़र नीची किए ज़मीन की ओर, तो कभी गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। वह गांधी जी से बात करना चाहता था पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही उसने रावलपिंडी का जिक्र किया। गांधी जी रुक गए और उन्होंने लेखक से मिस्टर जॉन के बारे में पूछा। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि लेखक ने जॉन साहब का नाम सुन रखा था और वे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, वो मुस्लिम थे। संभवतः ही गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। कभी कभी गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे और लगता अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उसके बाद जो लेखक हैं उसके बाद बताया गया है कि शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। लेखक सेवाग्राम में लगभग तीन सप्ताह तक रहा और उसके बाद जो उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता था। लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती। वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक और बैठ जाता। एक दिन दोपहर के समय लेखक आश्रम के बाहर जब निरुद्देश्य सा टहल रहा था तब सड़क के किनारे एक लड़के के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला लगता था, पड़ा हाथ पैर पटक रहा था और हाँफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गांधी जी आ गए। वह अपने नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े थे। गांधी जी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर नजर गई, उस पर हाथ फेरा और बोले, एक पीता रहा है, इतनी ज्यादा पी गया, तू तो पागल है। उन्होंने उसको उल्टी करने को कहा। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुक रहे। उसके बाद जो थोड़ी ही देर में उसका जो पेट है वो हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहता था। संभवतः वह दिल का मरीज था। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। यहाँ पर जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहता था और संभवतः वह द्विक का मरीज था। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सन 1938 के आसपास पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे। उनका वहाँ भव्य स्वागत हुआ। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीराकदल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। वह अद्भुत दृश्य था। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह लेखक के फुफेरे भाई का था। भाई ने उसे नेहरू जी की देखभाल करने के लिए कहा। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यक्ति रहते। एक दिन खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस सी छिड़ गई। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो मतलब लेखक हैं वो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले द्वारा लिखित एक मौमिक कहानी सुनाई। पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर नट रहा करता था जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी। क्रिसमस यही काम करते करते उसकी जो जवानी थी वो निकल गई। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में आ रहे थे।
उसके बाद वो बताते हैं कि गिरजे के बाहर करीब बाजीगर हताश सा खड़ा है, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता। ना तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और ना ही उस फटेहल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। सहसा उसने अपने कर्तव्यों से माता मरियम को खुश करने का उपाय ढूंढा। श्रद्धालुओं के जाने के बाद बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है तथा अपने कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ करतब दिखाने लगता है। उसके हाँफने की आवाज़ बड़े पादरी के कान में पड़ती है और वह यह समझकर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस गया है और गिरजे को दूषित कर रहा है, वह भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है और बाजीगर को देखते ही वह तिलमिला उठता है। माता मरियम का इससे बड़ा जो अपमान है वो क्या होगा। आग बबूला वह नटकी और बढ़ता है और कि उसे लात जमा कर गिरजे के बाहर निकाल दे। वह नटकी और गुस्से से बढ़ ही रहा है, तभी माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिलती है। माता मरियम उसने अपने पंच पर से उतर आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंचती है और अपने आंचल से हाँफते नट के माथे पर का पसीना पहुंचती हुई उसके सिर को सहलाने लगती है। कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। सुबह लेखक ने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नजरसानी करने लगा। उसी समय सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। वह समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें उस रोज़ अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना होना था। लेखक ने फैसला किया कि वह अखबार पढ़ता रहेगा और तभी नेहरू जी के हाथ में देगा जब वे मांगेंगे। इस बहाने कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो हो जाएगा। नेहरू जी हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक और खड़े रहे। वे शायद इस इंतज़ार में खड़े थे कि लेखक स्वयं अखबार उन्हें देगा। और लेखक की टांगे लरजने लगी थी। डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ ना उठें, फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं नज़र देख सकता हूँ? सुनते ही लेखक पानी पानी हो गया। लेखक ने उसके बाद बताते हैं कि लेखक ने ट्यूनीशिया की यात्रा का वर्णन किया है और उन दिनों वह अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत में जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालू राव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते वह अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। ट्यूनिस में ही उस समय लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। एकाध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज़ चल बसे थे। ट्यूनिस में ही फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। उसके बाद वो बताते हैं कि एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक ने बताया कि लेखक और उसकी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है और उन्हें उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया गया है और उनके पहुँचने पर यासिर अराफात अपने एक साथियों के साथ बाहर आए और उन्हें अंदर ले गए। वे बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था। यासिर अराफात उनके साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप सीमित विषयों पर था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि, इन सब विषयों पर उन्होंने बातें वगैरह की। और उसके बाद एक बार जब गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र आया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। अराफात लेखक और अन्य अतिथियों को फल छील कर खिला रहे थे। वे शहद की चाय भी बना रहे थे। जब भोजन का समय आया तो लेखक गुसल खाने गया। जब वह गुसल खाने से बाहर निकला तो यासिर अराफात तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। यानी कि उनके अंदर जो है एक जो दोस्ती वाला भाव था वो हुआ था, मतलब ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।